नमस्कार। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए संचालित सामान्य हिंदी के 500 प्रश्नों की इस बृहद श्रृंखला में मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं। यह हम लोगों की 13वीं कक्षा होगी। इससे पूर्व में हम लोग 12 कक्षाओं में कई बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं और जैसा कि पूर्व से ही हम लोग बात कर रहे थे कि अति संभावित प्रश्नों पर विचार हम लोग करेंगे, अति संभावित प्रश्नों को देखेंगे और इसी के साथ साथ हम लोग यह भी कोशिश करते हैं कि प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या को भी हम लोग समझते चलें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। प्रश्न संख्या 300 के बाद अब प्रश्न संख्या 301 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 301 क्या है कि निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है? आकाश शब्द से कौन सा विशेषण निर्मित होगा? आकाशी, ये विकल्प आपके सामने है। तो आकाश शब्द से जो विशेषण बनता है, देखिए आपके पास इतना समय रहता है, मैं वीडियो की शुरुआत में ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास इतना समय रहता है कि आप जो है प्रश्न को पढ़ करके और विकल्पों को देख करके उसका उत्तर साथ ही साथ देते चले। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि आत्म मूल्यांकन की स्थिति है। जो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं ये आपके स्व मूल्यांकन के लिए हैं। आप किस जगह पे खड़े हैं, कम से कम 25 प्रश्नों के माध्यम से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ये आपको अपने प्रति ईमानदार बनाएगा, अपने प्रति जवाबदेह बनाएगा और आपको यह पता चलेगा कि आप किस जगह खड़े हैं और इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। ये आपकी तैयारी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो शुरू किया जाए कि यहाँ उत्तर हमारा सी होगा, आकाशीय होगा। अब इसी के साथ साथ हम लोग ये भी देख लें कि संज्ञा से निर्मित कुछ अन्य विशेषण युक्त शब्द कौन कौन से होते हैं। उदाहरण के लिए आकाश से आकाशी, भारत से भारतीय, गुलाब से गुलाबी, ईश्वर से ईश्वरीय, चमक से चमकीला, अर्थ से आर्थिक, अग्नि से अग्नेय, उपन्यास से औपन्यासिक। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, यह कथन है, एक वाक्य है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है और प्रश्न यह है कि इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। ये जो पूरा वाक्य है इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण समझते हैं, यानी ऐसा शब्द जो विशेषण बताए। यहाँ पर विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। व्याख्या तो हम लोग देखेंगे,
प्रश्नों के उत्तर तो हम लोग देखेंगे, समझते हुए चलें और बिल्कुल आसान और सरल भाषा में हम लोग प्रश्नों को समझते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से ये स्थायित्व प्रदान करेगा हमारी याददाश्त में और मजबूती लाएगा। ठीक है। सालों बाद उसका प्रवासी पति घर लौटा। अब ये जो पति है तो इस पति की विशेषता क्या है कि वो प्रवासी था, तो यहां हम कह सकते हैं कि इस वाक्य में जो विशेषण शब्द है वो प्रवासी है। उत्तर हम लोग देखते हैं, उत्तर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में विशेषण कौन सा भेद है। यहां थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, यह पूछ रहा है कि विशेषण का कौन सा भेद है, गुणवाचक है, सर्वनामिक है, निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो यहां दूध की जब बात आती है, द्रव्य की जब हम लोग बात करते हैं, द्रव की बात करते हैं तो वह परिमाण में आता है, मापतोल की बात करता है। यहाँ थोड़ा सा दूध यानी कोई संख्या निश्चित नहीं है, तो जब निश्चित नहीं है तो यहाँ पर अनडाउटली निस्संदेह हम ये कह सकते हैं कि उत्तर डी हमारा सही होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के बारे में हम लोग जान लें कि परिमाण का अर्थ होता है माप, अतः ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हों उन्हें हम लोग परिमाणवाचक के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी। मुड़ना यदि अकर्मक क्रिया है तो सकर्मक क्रिया क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने है और उत्तर की प्रतीक्षा में हम खड़े हैं। ठीक, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि इसमें सी उत्तर हमारा सही होगा और मुड़ना अकर्मक क्रिया और इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी, मुड़ना होगी। अब अकर्मक और सकर्मक की बात हम लोग कर लें तो अकर्मक का सीधा सा अर्थ एक लाइन में इसका अर्थ समझिए, बिना पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या किए हुए वाकजाल में उलझे बिना ये समझना है कि जो कर्म रहित क्रिया हो उसे अकर्मक कहेंगे और जिस क्रिया में कर्म का प्रभाव हो यानी कर्म सहित हो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहेंगे। मुड़ना अकर्मक क्रिया है, कर्म रहित है, लेकिन मोड़ना उसमें कर्म समाहित है, इसलिए वह मुड़ना का सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा, मोड़ना हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे। अब सकर्मक क्रिया के भी कुछ भेद है, वाक्य में इसका प्रयोग है, वह चढ़ाई चढ़ता है, वह खुशी से, मैं खुशी से हंसता हूं। तो यहां हंसने का जो कार्य है ये कर्म के साथ है, यह कर्म किया जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। अब देखिए, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इस वाक्य में क्या है कि यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। अब सामान मंगवाया, क्रिया तो हो गई, कार्य तो हुआ, क्रिया संपादित हुई, क्रिया संपन्न हुई। अब यह पूछ रहा है कि इसमें क्रिया का कौन सा रूप है, अकर्मक, द्विकर्मक, आज्ञार्थक या प्रेरणार्थक। तो यहाँ हमें यह समझना होगा कि जब कर्ता, प्रेरणार्थक भी दो तरीके का होता है। अब चूंकि यहां मां ने पिताजी को प्रेरणा देकर के, मां ने पिताजी को प्रेरित करके सामान मंगवा लिया तो क्रिया तो प्रेरणार्थक हुई। अब प्रेरणार्थक क्रिया दो तरीके की होती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि प्रथम प्रेरणार्थक में जिसमें कर्ता स्वयं प्रेरक बन के प्रेरणा प्रस्तुत करता है या देता है वो प्रथम होता है, और दूसरे में द्वितीय प्रेरणार्थक की स्थिति यह होती है जिसमें कर्ता दूसरे को प्रेरित करके कोई क्रिया संपन्न कराता है या कार्य कराता है, वो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। ठीक, तो इस लिहाज से हम देखेंगे कि यहाँ उत्तर हमारा डी सही होगा, क्योंकि माँ ने पिताजी को प्रेरित करके सामान मंगवाया और यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उत्तर समझ में आ रहा है, उत्तर हम लोग क्लियर हैं। बाकी इसकी जो विस्तृत व्याख्या है वो आपके सामने है। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि जब भी ये क्लास शुरू हो आप पेपर पेन लेकर के बैठे, जो भी चीजें आपको लगती हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, आप उसको वीडियो को रोक करके नोट करते हुए चलें। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन सारी चीजों को बड़े विस्तार से हम लोग पेड क्लास में, पेड लेक्चर में बड़े विस्तार से इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा किए हैं। फिलहाल यहां हम लोग जब प्रश्न उत्तरी की बात करते हैं, प्रश्नावली श्रृंखला की बात करते हैं, तो हमारा जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि आपका अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए, न कि आपको विषय पढ़ाया जाए। क्योंकि जब यह प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के माध्यम से मैं आपसे रूबरू होता हूं तो मेरे दिमाग में एक बात रहती है कि आप बहुत सारी चीजों को, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना पता हो, आप बहुत सारी चीजों को जान रहे हैं, केवल उन चीजों को रिवाइज करना है, उनकी पुनरावृत्ति कराते हुए आपका अभ्यास कराना है, सडनली क्वेश्चन क्रिएट करना है और उस पर आपसे उत्तर लेना है।
विषयों को पढ़ने के लिए यह क्लास हम लोगों की मुफीद नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प यह है कि पेड क्लासेस में, पेड लेक्चर में ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से, काफ़ी विस्तार से डिस्कस की गई हैं, जहाँ जो कि आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। बाकी यदि आपकी इच्छा है, आपको लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसका नोट करते हुए इसको आप चलें। जैसा हम लोग बात किए थे कि प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। यानी कर्ता स्वयं प्रेरक बन के प्रेरणा देता हो तो प्रथम प्रेरणार्थक होगा, लेकिन कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता हो या दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो तो यह क्या होता है? द्वितीय प्रेरणार्थक। अब माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, माँ ने स्वयं कार्य तो किया नहीं, उसने पिताजी से करवाया, यानी कि उसने प्रेरणा दिया, प्रेरक का काम किया, तो यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आप वहां मत जाइए। रेखांकित पद का परिचय होगा, क्या है? ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि मत शब्द को हम लोग जानते हैं कि यह निषेध सूचक है या निषेधवाचक है, तो निश्चित रूप से जाने के लिए, यानी क्रिया का निषेध कर रहा है। ये जो शब्द है ये किसका निषेध कर रहा है? क्रिया का, कि वहां जाना नहीं है, आप वहां मत जाइए, जाने का निषेध कर रहा है। क्रिया जो जाना है, गत्यार्थक जो है, इस जाने का विरोध किया जा रहा है मत के द्वारा। तो सीधे सीधे जैसे ही निषेध की बात आती है तो यहां क्या हो जाएगा हमारा? निषेधवाचक अव्यय। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कौन सा संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है? देखिए, इसका उत्तर तो हम लोग अभी ले लेते हैं, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि उत्तर ढूंढने से पहले इसकी व्याख्या को हम लोग समझ लें। जैसे व्याख्या क्या है, पहले संयुक्त क्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है या संयुक्त क्रिया विशेषण क्या होता है? कि संज्ञाओं, क्रिया विशेषणों एवं अनुकरण मूलक शब्दों की द्विरुक्ति, यानी कि आवृत्ति का मतलब केवल 2 बार, द्विरुक्ति केवल 2 बार आए, जैसे दिन दिन या कुछ ऐसे द्विरुक्ति हो, किसका? संज्ञाओं का, क्रिया विशेषणों का या अनुकरण मूलक शब्दों का। और इसके अलावा ये एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? कि संज्ञाओं के एवं भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से, अव्यय के प्रयोग से, या तीन शर्तें हैं संयुक्त क्रिया विशेषण के। पहली क्या है? कि संज्ञाओं, क्रिया और क्रिया विशेषणों एवं अनुकरण मूलक शब्दों की द्विरुक्ति हो। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि संज्ञाओं के एवं भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से, अव्यय के प्रयोग से, अथवा या क्रिया विशेषणों की पुनरुक्ति के बीच, क्रिया विशेषण की पुनरुक्ति होती है और उस पुनरुक्ति के बीच एक शब्द आता है न, इसको शब्द भी कहेंगे या वर्ण भी कहें, न आने से क्रिया विशेषण को संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घर घर, संज्ञाओं की द्विरुक्ति, फटाफट, दिन रात, जहां तहां, प्रतिदिन। और देखिए यहां पर कुछ न कुछ, यानी कि क्रिया विशेषण के बीच में न आता है ये कुछ न कुछ। ये किसके उदाहरण है? संयुक्त क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अब क्रिया विशेषण को समझ लें थोड़ा सा। संयुक्त क्रिया विशेषण वहां प्रश्न में था, इसलिए हम लोग संयुक्त क्रिया विशेषण को समझे। लेकिन संयुक्त क्रिया विशेषण तभी स्पष्ट होगा जब क्रिया विशेषण समझ में आएगा। तो निश्चित रूप से यहाँ क्रिया विशेषण है तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो, आसान शब्दों में समझा जाए, बिल्कुल आसान सरल भाषा में, कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या समझेंगे? क्रिया विशेषण समझेंगे। तो अब इस आधार पर, इस परिभाषा या इस व्याख्या के आधार पर हम देखते हैं कि वहां पर जो एक ऑप्शन में शब्द था वह वहां पर क्या है? वह संयुक्त क्रिया विशेषण नहीं है। अतः ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं। रेखांकित शब्द को पहचानिए। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, इसको पहचानिए। ये क्या है? सर्वनाम है, विशेषण है या संज्ञा है? तो क्या तक किसी की विशेषता बता रहा है? नहीं बता रहा है। तक सर्वनाम हो सकता है या संज्ञा हो सकता है? यदि नहीं हो सकता तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, ये ए। अब इसके आधार पर हम लोग व्याख्या देख ले। तो निपात की परिभाषा देखते हैं।
पहले ऑप्शन को समझने से पहले निपात की परिभाषा देख ले, उसके बाद हम लोग समझेंगे। निपात की परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है, इसको देख लिया जाए। निपात शुद्ध अव्यय नहीं है, क्योंकि संज्ञाओं, विशेषणों, सर्वनामों आदि में जब अव्ययों का प्रयोग होता है और उनका अपना अर्थ होता है, पर निपात में ऐसा नहीं होता। निपात में ऐसा नहीं होता, और निपात का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात की जो विशेषता है वो क्या है? निपात का प्रयोग किस अर्थों में होता है कि निश्चित शब्द हो या शब्द समुदाय हो या पूरे वाक्य को जब अन्य भावार्थ में, अन्य अर्थों में विशिष्टता, अन्य भावार्थ प्रदान किया जाए, ये निपात की विशेषता है। इसके अतिरिक्त और निपात क्या है कि निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं होता, ये निपात की दूसरी विशेषता। इसके अलावा एक विशेषता और क्या है कि वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। निपात के प्रयोग से वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। और साधारणतः, अब यहां जो पहली लाइन थी कि निपात शुद्ध अव्यय नहीं है, अतः साधारणतः निपात अव्यय ही है। साधारणतः निपात अव्यय मतलब इसको अव्यय माना जा सकता है, लेकिन यह शुद्ध अव्यय की कैटेगरी में नहीं आता, इसको मान लिया जाता है कि यह अव्यय ही है। जैसे हिंदी में अधिकतर निपात शब्द समूह के बाद आते हैं, अधिकतर निपात शब्द समूह के बाद आते हैं जिनको वे बल प्रदान करते। अब इस आधार पर हम देखते हैं व्याख्या को। ये निपात समझने के बाद जब हम व्याख्या देखते हैं कि मैं आज तक परीक्षा में सफल हुई हूं, तो निपात शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तथा निपात की और विशिष्टता क्या है कि इनका लिंग वचन नहीं होता। किसका? निपात का। निपात को सामान्य रूप से अव्यय मानते हैं, किंतु यह शुद्ध अव्यय नहीं होते। और इसी आधार पर हमने जब निपात की व्याख्या देखी तो हमें यह निष्कर्ष निकला, अंततः निपात को हम लोग अव्यय के रूप में ही समझते हैं, मान लिया जाता है कि निपात अव्यय ही है। आगे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले निपात के भेद को समझ लिया जाए। अगले प्रश्न को देखने से पहले निपात के भेद को समझ लिया जाए। इसके कुल 9 भेद होते हैं। सकारात्मक निपात, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादिबोधक। अच्छा, आप एक चीज यहां समझिए कि नकारात्मक और निषेधात्मक दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए। तो शब्द के आधार पर जब हम देखते हैं तो नकारात्मक जहां सीधे सीधे नहीं और नहीं जी या जी नहीं की बात आती है, तो यहां पर नकारात्मक ये है। लेकिन निषेधात्मक की बात आती है जहां मना किया जाता है, तो यहां पर जैसे मत, खबरदार और इस तरीके के कुछ और शब्द भी हैं जिसको आप यहां नोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ये निषेधात्मक निपात हो गया। तो आपको इसमें नकारात्मक और निषेधात्मक में अंतर करना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। प्रश्नबोधक निपात, विस्मयादिबोधक निपात, बलदायक निपात, तुलनाबोधक और उदाहरण बोधक और आदर बोधक निपात। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 309, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। यहां इन शब्दों में एक पुल्लिंग है, चयनित करना है। कौन सा पुल्लिंग है? अब उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसमें उत्तर जो है, पानी पुल्लिंग शब्द होता है, जबकि नदी, बकरी और एक शब्द था रोटी, ये स्त्रीलिंग होता है। अब चूंकि तद्भव स्त्रीलिंग शब्द की हम लोग बात करते हैं, तो तद्भव स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे होती है? तो कुछ नियम है, कुछ नियमों के बारे में हम लोग जानेंगे कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में क्या आता है, ट, वट, हट होता है। उसके बाद उनवाचक याकारांत संज्ञाएं, कृदंत नकारात्मक संज्ञाएं, इसके अलावा और भी कई चीज होती है, और भी कई कंडीशन होती है जिसको कि हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि विस्तृत रूप से इसको समझना हो तो आप पेड लेक्चर की बात करें, नंबर दिया हुआ है, आप उस पर बात करें, ठीक है। काफी विस्तार से हम लोग उस पर चर्चा किए हुए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 310, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, काढ़ा, तिल या टेसु। इसका उत्तर देख लिया जाए तो उपर्युक्त विकल्पों में छाछ जो है स्त्रीलिंग शब्द होता है। बेसिकली या प्राय हम लोग ये देखते हैं कि खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो स्त्रीलिंग में ही होती हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद क्या है कि पराठा, हलवा, भात, दही, रायता, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। इसके अलावा कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, यानी कि खाने पीने की अधिकतर चीज़ें स्त्रीलिंग में होती हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए।
ये आने वाला क्षण लाल नजर आता है। तो यहाँ इसके वचन को हमें पहचानना है। वचन पहचानने के कई तरीके हैं। यदि क्रिया हमारी बहुवचन, ये यदि एक वचन में है कि बहुवचन में है, ये क्रिया से भी पता चलता है। यदि वहां से पता नहीं चलता तो फिर और क्या तरीका हो सकता है, उसके आधार पर हम लोग यहां देखेंगे। तो क्षण हमारा क्या होगा, एक वचन होगा। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक, अब वचन का कुछ विशिष्ट तरीके से प्रयोग भी होता है। इसके कई नियम भी है। कुछ नियमों को यहां हम जानेंगे। जैसे आदरार्थक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदर के लिए बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जब आदर देने की बात होती है तो बहुवचन में हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी आए हैं, मेरे पिताजी बाहर गए हैं, यहाँ आदर देने की बात होती है। दूसरा अर्थ यह होता है कि जब अधिकार की बात आती है या अभिमान प्रकट करने की बात आती है, जब खुद का अभिमान प्रकट किया जाता है या खुद के अहंकार को पोषित किया जाता है, तो वहां पर भी अपने लिए आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो कि व्याकरणिक दृष्टि से सर्वथा अनुपयुक्त है। वो उचित नहीं है, वो दोषपूर्ण है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। जैसे शांत रहिए अन्यथा हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। यहाँ शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, शांत रहिए अन्यथा मुझे कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बहुवचन का प्रयोग जो हुआ है वो अपने अभिमान को या अपने अधिकारिता को प्रकट करने के लिए या अपने को सम्मान देने के लिए इस तरीके की चीजें, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। आगे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वह काम बहुत ढंग से करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए, कौन सा काल है, सामान्य भविष्य काल है, ऐसा तो हो नहीं सकता। वह काम बहुत ढंग से करेंगे यदि रहता तब तो भविष्य काल होता। बड़ा आसान प्रश्न है ये, और ऑप्शन भी इसका बड़ा आसान है, और इसका सही उत्तर है डी, सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भूतकाल के भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, यहाँ डाट डाट है। तो मूलतः हम लोग ये जानते हैं कि भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, उदाहरण सहित देख लिया जाए। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतुमत भूत। ये 6 भेद होते हैं भूतकाल के। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। सर्वथा विदित है कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, यहां हम रुकेंगे आपके आंसर की प्रतीक्षा में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से हैं, परिभाषा हम लोग जान लें कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन अविकारी शब्द में क्या होता है कि जिनमें लिंग, वचन तथा कारक के आधार पर उनके मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी के, ये शब्द के 2 भेद विकारी और अविकारी हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। अब इस मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है, ऑप्शन दिया हुआ है। आपके पास इतना समय रहता है, आराम से पढ़ करके विकल्पों में से चयन कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका है सी। इसी के साथ कुछ और उदाहरणों के बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ उदाहरण हम लोगों के सामने है, जैसे इधर मुहावरे हैं और यहाँ मुहावरों का अर्थ लिखा हुआ है। जैसे मुंह में पानी भराना या खाने को जी ललचाना, मुंह खून लगना, रिश्वत लेने की आदत पड़ना, मुंह छिपाना, लज्जित होना, मुंह ताकना, दूसरे पर आश्रित होना। तो इस तरीके से मुहावरों का भी एक कोष हमारे पास इकट्ठा होता चला जा रहा है। यदि आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हैं, पहले वीडियो से लेकर आज तक यदि आप नोट्स बनाते चल रहे हैं, तो आपके पास एक समृद्ध परीक्षोपयोगी सामग्री हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हिंदी की वह ध्वनि है, ये जो वह है ये कौन सी ध्वनि है, दंत है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ है या कंठोष्ठ है। तो यहां समझने के लिए हमें उच्चारण करना होगा। बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से हम लोग उच्चारण करेंगे। वह जैसे ही हम कहते हैं तो ओष्ठ किससे स्पर्श करता है, किसको स्पर्श कर रहा है, दांत को, या दांत ओष्ठ को स्पर्श कर रहा है। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये दंतोष्ठ है। हिंदी की वह ध्वनि कौन सी है, दंतोष्ठ है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग और कुछ जानेंगे। और हिंदी की सभी ध्वनियों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया गया। कुछ ध्वनियों को यहाँ हम जानेंगे। जैसे कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो क वर्ग ये व्यंजन हो गए, और स्वर में अ आ। तालव्य ध्वनियाँ
च वर्ग और स्वर कौन कौन से आते हैं, लघु ई और दीर्घ ई, मूर्धन्य ध्वनियां, कुछ ध्वनियों की ही यहाँ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बाकी ध्वनियों के विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि यह आपका अभ्यास करवाया जा रहा है, ना कि आपको विषय पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि हम लोग इसकी बृहद व्याख्या करेंगे। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके आपको याद दिलाने के लिए व्याख्या पर भी हम लोग जोर देते हैं। मूर्धन्य ध्वनियां ट वर्ग और इसके साथ मूर्धन्य स, और दंत ध्वनियां त वर्ग और त वर्ग के साथ र ल स और क्षत्रिय छ। ये क्या है, ये उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, तो उन्मूलन का विलोम तो आरोपण होगा, लेकिन आरोपण यदि यहां नहीं है तो सही उत्तर हमारा सी होगा, जबकि विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होगा। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ विलोम शब्दों के बारे में भी जान लें, क्योंकि यदि प्रश्नगत विकल्पों में कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं तो उतने से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें और विलोम शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी जिससे हमारा शब्द भंडार मजबूत रहे। तो ये विलोम शब्द हम लोगों के पास है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। पंडित का विलोम शब्द क्या होगा, यहाँ पंडित शब्द जो है किसी वर्ग विशेष से नहीं है, यहाँ पंडित शब्द का अर्थ है ज्ञान से है। तो पंडित का जो विलोम शब्द होगा ये किससे होगा, सर्वथा उचित उपयुक्त शब्द है मूर्ख, तो पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, उससे पहले कि कुछ और विलोम शब्द हमारे पास हो जाएं, जिससे कि हमारा जो शब्दकोश है, शब्द भंडार है, वो समृद्ध होता चले। अगला प्रश्न देख लिया जाए। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब देखिए छ, त्र, स और स्र, तो यहाँ छ, त्र और स्र की जब हम लोग बात करते हैं तो ये संयुक्त व्यंजन है। इसके उच्चारण से भी समझ में आ जाता है कि क और स से छ बना, त और र से ये त्र बना, स और र से स्र बना, ज और इया से ज्ञ बना, लेकिन ये मूर्धन्य स है और ये क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये हम लोगों की व्याख्या है कि छ, क और मूर्धन्य स और अ जुड़ने के साथ छ बनता है। त, र, त हलंत है, आधा त, र जुड़ेगा और अ जुड़ेगा तो त्र होगा। ज्ञ कैसे बनता है, तो ज हलंत इय और यानी कि पंचमाक्षर च का, और अ जुड़ेगा तो ये ज्ञ होगा। स और र के साथ अ जुड़ेगा तो ये स्र होगा, लेकिन मूर्धन्य स क्या है, वो संयुक्त व्यंजन नहीं है, अतः हमारा उत्तर स सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। बिडौला पर्यायवाची शब्द है। बिडौला किसका पर्यायवाची शब्द है, नक्षत्र का, अप्सरा का, या पत्थर का, या इंद्र का। तो बिडौला जो है इंद्र का पर्यायवाची है, और इस पर्यायवाची के साथ साथ कुछ अन्य पर्यायवाची शब्दों को भी हम लोग देखेंगे। इंद्र के पर्यायवाची को यहाँ हम देख रहे हैं, और अन्य पर्यायवाची चंदन, घोड़ी, घोड़ा, घृत, घर, ये कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यदि दो समानार्थी शब्द हो, जैसे इस तरीके से बात करिए, अनल और अनल की बात की जाए, यह मान लीजिए समान ध्वनियां हो गई, लेकिन एक समान अर्थ देने वाले जो शब्द हैं उनके बीच में हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का, अर्ध विराम का, योजक का, या कोष्ठक का। तो निश्चित रूप से जब पुनरुक्ति की बात आती है तो पुनरुक्ति का मतलब यह होता है कि दोनों शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं, दोनों शब्द एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां हम किसका प्रयोग करेंगे, योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, ना कि अल्प विराम, अर्ध विराम या कोष्ठक का। यहां हम योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे और ऑप्शन हमारा सी सही होगा। और इसी के साथ हम चाहेंगे कि प्रमुख प्रचलित जो विराम चिन्ह है उसके बारे में, उन चिन्हों के बारे में भी हम लोग जाने। जैसे अल्प विराम का चिन्ह ये हो गया, अर्ध विराम का चिन्ह, पूर्ण विराम एक खड़ी पाई है, उप विराम कॉलन है, विस्मयादि बोधक ये चिन्ह है। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्ठक
योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, ये लाघव चिन्ह, और इसी के साथ आदेश चिन्ह, रेखांकन चिन्ह और लोप चिन्ह। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पाणिनि ने, पतंजलि ने, नागार्जुन ने या सरहपा ने? कई लोग यहाँ सरहपा की बात कर सकते हैं, लेकिन अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख की यदि बात किया जाए तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया था, और इससे हमें पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश से ही निकले हुए। अब थोड़ा सा हिंदी की उत्पत्ति की बात कर ले, जब अपभ्रंश की चर्चा हो रही है तो हिंदी की उत्पत्ति की भी बात कर ले। तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है, इसको अपभ्रंश भाषाओं से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, और अपभ्रंश की उत्पत्ति किससे हुई है? प्राकृत से हुई है। और प्राकृत भाषा जो है यह पहले की पुरानी बोलचाल की संस्कृत भाषा से निकली हुई है, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि आर्यों की जो भाषा थी वो पुरानी संस्कृत थी, जिसको हम लोग वैदिक संस्कृत के रूप में जानते हैं, और इसका जो उदाहरण है वो ऋग्वेद में हमें मिलता है। धीरे धीरे विकास करते करते आगे बढ़ते बढ़ते ये संस्कृत वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, उसके बाद प्राकृत की बात आई, धीरे धीरे ये आगे बढ़ा, अपभ्रंश में आया। लेकिन इसी अपभ्रंश में सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। लेकिन थोड़ा सा तथ्यों को और आगे यदि बढ़ाया जाए तो हम ये देखते हैं कि राजस्थानी हिंदी का भी विकास अपभ्रंश से हुआ, पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी से हुआ, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी से हुआ, बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ? मागधी से हुआ, और पहाड़ी हिंदी का विकास खस से हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 324 वह अगले वर्ष आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक? अब देखिए यहां पर बात हो रही है, यहां एक संबंध स्थापित करने की बात की जा रही है, एक संबंध स्थापित हो रहा है। तो जब संबंध स्थापित करने की बात हो रही है तो इसकी व्याख्या को हम लोग समझ लेंगे तो हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले संबंध कारक को हम लोग समझ लें। उत्तर हमारा बी है। तो अब बात हम लोग कर लें कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। यह समझ में आ गया हमको। दूसरा क्या होता है कि संबंध का जो लिंग और वचन होता है इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि संबंध वस्तु के अनुसार होता है। जैसे राम की कोठरी संबंध वस्तु के अनुसार होता है, रहीम के बेटे। सर्वनाम में संबंध जो है, सर्वनाम में या संबंध में का, की, के प्रत्यय का रूप रा, री, रे या ना, नी, ने भी होता है। किसमें? सर्वनाम में। जैसा मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरे लड़के, या अपना लड़का, अपनी लड़की, अपने लड़के, ये सर्वनाम में होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 325, मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु का गुण क्या है? मूल धातु किसे कहते हैं? कि जो स्वतंत्र होती है, या जो दूसरे पर निर्भर होती है, या जो लिंग के अनुसार बदलते हैं, या जो दो शब्दों से मिलकर के बनी होती है। तो जब मूल तत्व की बात करते हैं, मौलिकता की बात करते हैं, तो मौलिकता हमेशा स्वतंत्र होती है। इस आधार पर हम देखेंगे कि हमारा उत्तर ए सही है। बिल्कुल आसान शब्दों में समझिए कि मूल धातु वह होती है जो स्वतंत्र होती है, और जो स्वतंत्र होगा वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा। तो धातु क्या होती है कि क्रिया के मूल रूप को ही हम लोग धातु कहते हैं, और धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं। थोड़ा सा और इसको विस्तार देते हैं, जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाई जाती है। कुल मिलाकर के हम यह देखें कि जिन मूल अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे पढ़, जा, खा, लिख आदि, ये किसके रूप है? ये धातु के रूप है, ये धातु है। ठीक, इस तरह से हम लोगों की आज की कक्षा समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।